सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 5061 नए मामलों के साथ प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,30,414 तक पहुंच गई है। इसमें से 1,72,140 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 64 लोगों की जान गई है। इस तरह कोविड-19 की वजह से मरने वालों की संख्या अब 3,486 हो गई है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 1,36,000 नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक 56,26,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जो किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक है। हम लगातार टेस्टिंग क्षमता को बढ़ा रहे हैं। आईआईटी और IIIT समेत प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में यूपी से 1,0706 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। यह परीक्षा प्रदेश के 66 केंद्रों पर आयोजित होगी। यह परीक्षा आज से लेकर 6 सितंबर तक 12 चरणों में आयोजित होगी, जबकि आगामी 13 सितंबर को होने वाली नीट की परीक्षा में 1,66,582 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे, जिनके लिए यूपी में 320 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं दोनों ही परीक्षाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। चंदौली जिले में 2 दिनों से लापता युवक का शव कुएं में मिला है। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की और रेलवे ट्रैक जाम करने का प्रयास किया। सकलडीहा से सपा विधायक भी मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। तब कहीं जाकर लोगों ने रास्ता साफ किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान सपा के पूर्व सांसद राम किशुन ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द पुलिस ने हत्यारोपियों को नहीं पकड़ा तो चंदौली जल उठेगा। बांदा जिले में दोपहर एक ट्रक से टक्कर के बाद स्कूटी सवार 2 बुजुर्ग जिंदा जल गए। ट्रक से टकराने के बाद स्कूटी का फ्यूल टैंक फट गया और आग लग गई। हादसे में दोनों ने झुलसकर दम तोड़ दिया। हादसे के बाद जिसने भी ये दृश्य देखा वह सिहर उठा। पुलिस ने झुलसे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अयोध्या जिले के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण की तैयारी तेज हो गई है। मस्जिद निर्माण के लिए गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने दान प्राप्त करने के लिए 2 प्रमुख निजी बैंकों में 2 करंट अकाउंट खोले हैं। बैंक अकाउंट नंबर व इनके IFSC कोड को सार्वजनिक कर दिया गया है। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि हम धन्नीपुर परिसर को सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा उदाहरण और चिकित्सा, शिक्षण और प्रार्थना का केंद्र बनाने के लिए सभी समुदायों से दान स्वीकार करेंगे। हमने दान प्राप्त करने के लिए वेबसाइट और पोर्टल बनाने का फैसला किया है। कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात हुए शूटआउट मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी रावेंद्र कुमार उर्फ रामू वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया है। वांछितों के हिट लिस्ट में रामू वाजपेयी की आखिरी गिरफ्तारी है। इससे पहले STF ने 10 जुलाई को मुख्य आरोपी विकास दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इस प्रकरण में विकास समेत उसके 5 साथी मारे गए थे, जबकि 26 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। 7 बदमाशों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। जेईई और नीट के एग्जाम के आयोजन पर समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में राजभवन का घेराव करने पहुंच गए। सभी धरना प्रदर्शन करने के लिए राजभवन के बाहर बैठ गए। पुलिस ने हटाना चाहा तो झड़प हुई, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में एग्जाम करवाने के विरोध में सड़कों पर उतरे सपा के कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज नहीं, खूनी हमला हुआ है।
आगरा जिले के नगला किशनलाल गांव में रविवार रात बुजुर्ग दंपति व उसके जवान बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह जब एडीजी अजय आनंद और आईजी ए सतीश गणेश पहुंचे तो घर के भीतर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। तीनों के मुंह पर टेप लगा था, वहीं हाथ पैर बंधे हुए थे। हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की गई थी। पुलिस की प्राथमिक जांच में अहम सुराग हाथ लगे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। मूल रूप से मथुरा के बलदेव के रहने वाले रघुवीर उर्फ रामवीर 30 साल पहले आगरा आ गए थे। यहां उन्होंने एतमा उदौला थाना क्षेत्र के नगला किशनलाल में अपना आशियाना बनाया था, लेकिन रविवार रात रामवीर, उनकी पत्नी मीरा और बेटे बबलू की हत्या कर दी गई। घटना स्थल का जायजा लेने के बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम देने का अंदेशा जताया है। जानकारी के अनुसार रविवार रात पास में ही जागरण कार्यक्रम था और तेज आवाज में भजन कीर्तन हो रहा था। आस पड़ोस के ज्यादातर लोग जागरण में ही मौजूद थे। शायद यही वजह रही कि लोगों को रामवीर व उनके परिवार के सदस्यों की चीख या अन्य कोई आहट नहीं सुनाई दी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रियों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वह योगी आदित्यनाथ सरकार के 16वें मंत्री हैं जो कोरोना संक्रमण का शिकार बने हैं। मंत्री मोहसिन रजा ने ट्वीट कर अपने को पॉजिटिव बताया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार को निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर से प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। अपने व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करने वाले विद्वान, अर्थशास्त्री और राजनेता मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन को राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत प्रमुख हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में भले ही अब की बार महंगी बिजली का झटका नहीं लगना था, लेकिन बिजली कंपनियां अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नए स्लैब की जो दरें तय की है उससे कम खपत वाले 80% घरेलू उपभोक्ताओं का जहां बिजली खर्च बढ़ने वाला है, वहीं ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं का कुछ फायदा हो सकता है। बिजली कंपनियों की ओर से यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने बिजली दरों संबंधी प्रस्ताव को विद्युत नियामक आयोग में दाखिल किया। प्रदेश में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण यानी कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाने के लिए 4 से 6 सितंबर तक 11 जिलों में सीरो सर्वे किया जाएगा। जिन जिलों में सीरो सर्वे होगा उसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, बागपत, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और कौशाम्बी जिला शामिल है। प्रत्येक जिले में 1080 लोगों के रक्त नमूने लिए जाएंगे और इन्हें जांच के लिए लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा। नतीजों के अनुसार ही आगे की जांच की जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता कोरोना वायरस महामारी से ज्यादा कानून व्यवस्था में गिरावट और अपराध वृद्धि को लेकर दहशत में है। जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि अपराधी तत्वों पर पुलिस प्रशासन का जोर नहीं चलता है, बस निर्दोष युवाओं पर उनका डंडा खूब चलता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पूर्व विधायक अजय राय समेत 100 लोगों से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ देर रात वाराणसी के जैतपुरा थाने में महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के मुताबिक उप निरीक्षक विनय तिवारी फैंटम दस्ते के साथ गश्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना मिली कि कटेहर स्थित एक मदरसे में भीड़ जुटी है। जब वे मौके पर पहुंचे तो पाया कि सूचना सही है।
अयोध्या में राम मंदिर को लेकर हुए भूमि पूजन के बाद से निर्माण कार्य शुरू होने की विषय में लगाए जा रहे कयास अब मूर्त रूप लेने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सितंबर के दूसरे सप्ताह से राम मंदिर निर्माण के लिए बुनियाद यानी नींव खोदने का काम शुरू हो सकता है। निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली लगभग सारी मशीनें परिसर के अंदर आ चुकी हैं। जौनपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज मोहल्ले में अफवाह के बाद ताजिया दफन करने जा रहे लोगों से पुलिस की झड़प हो गई। इस पर सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिलाएं घरों से ताजिया लेकर निकल पड़े और बीच सड़क ही सदर इमामबाड़े के पास मातम करने लगे। इससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आनन फानन प्रशासन मौके पर पहुंच गया। डीएम व एसपी ने समय रहते लोगों को समझा लिया और बारी बारी से ताजिया सदर इमामबाड़ा में दफन कराया गया। इस मामले में कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी थी कि एक सिपाही ने ताजिया को नुकसान पहुंचाया है, इसके चलते बात अधिक बिगड़ने लगी थी। पुलिस अफवाह उड़ाने वालों को चिन्हित करने में जुटी है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का मानक और न्यूनतम शिक्षा आधार को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है और जल्द ही यह औपचारिक रूप ले सकता है। राजधानी लखनऊ में बीते शनिवार को मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर स्थित सरकारी आवास में रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी की नाबालिग बेटी ने अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी नाबालिग की मोहान रोड स्थित जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 14 दिन की रिमांड पर लड़की को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस अधिकारियों ने लड़की की निगरानी के लिए 2 महिला सिपाही ट्रॉमा सेंटर में तैनात कर दिए हैं।